सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फार्माकोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को लिखा था और हमने कहा था कि हर प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो इनका बेसिक ओवरव्यू तो मैंने दे दिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वीडियो देख लेना, तभी आपको ये वीडियो सही तरह समझ आएगी। तो अब हम फार्माकोडायनेमिक्स के सबसे पहले पैरामीटर या सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो रिसेप्टर्स वर्सेस इफेक्टर्स, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया। और इन वीडियोस की सबसे अच्छी बात ये है कि इस लेक्चर के जरिए या इस वीडियो के जरिए मैंने बिग कैटसन, मिनी कैटसन और लिपनकॉर्ड तीनों का कवर कर दिया है। तो फिर आपको किसी किताब को या फिर अब बिग कैटसन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बिग कैटसन की इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी इस वीडियो में डिस्क्राइब करना है। तो फिर अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बेशक लाइक ना करना। चलो स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर्स को। तो हम पहले रिसेप्टर्स की हेडिंग दे देते हैं, ये शो करने के लिए कि हम रिसेप्टर्स पढ़ने वाले हैं। बॉल पॉइंट खत्म हो गया। तो रिसेप्टर की हेडिंग दे देते हैं। अब रिसेप्टर होता क्या है? रिसेप्टर किसी भी सेल का या ऑर्गेनिज्म का वो वाला पार्ट जिसकी अगर एक्टिवेशन या जिसके साथ इंटरेक्शन हो ड्रग का, तो वो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करे, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या है? कंपोनेंट ऑफ सेल, कि सेल का कंपोनेंट होता है या किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, जो कि हमारे किसी बायोलॉजिकल इफेक्ट को कंट्रोल करता है या बायोलॉजिकल सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिसकी एक्टिवेशन किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक हो गया। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं, अब रिसेप्टर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, मैक्रो मॉलिक्यूलर नेचर, इनकी नेचर क्या है, तो हम इनको चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर्स हमारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे प्रोटीन हो, कुछ डीएनए में भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ जाके ड्रग्स ने बाइंड करनी होती है, कुछ लिपिड्स पे भी जाके बाइंड करनी होती है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे कौन क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स आपको पता है डिफरेंट वैरायटी की होती है। जो रिसेप्टर्स होते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती है। और प्रोटीन्स आपको पता है इतनी सारी क्लास की होती है, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होती है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, यानी ड्रग्स ऐसी होती है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो हम कह सकते हैं एंजाइम्स वाले रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, यानी उन ड्रग्स के लिए एंजाइम्स से रिसेप्टर का काम करते हैं। कुछ ड्रग्स बाइंड करती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एज अ रिसेप्टर, और कुछ बाइंड करती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सॉरी स्ट्रक्चरल नहीं, रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ। अब रेगुलेटरी प्रोटीन का मेन है क्या चीज़? रेगुलेटरी प्रोटीन के एग्जांपल क्या है? आपको पता है कि जो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती थी, जिस तरह ऑटोकॉइड जिसके अंदर हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये अपने अपने टारगेट रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, जिस तरह न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, तो उसने जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड किया उसको बोलते हैं एड्रीनल रिसेप्टर, और जबकि एसिटाइलकोलिन जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड किया उसको बोलते हैं कोलिनोसेप्टर। तो ये जो रेगुलेटरी रिसेप्टर्स हैं, तो यही रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर आती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, ऑटोकॉइड्स या हार्मोन्स, ऑटोकॉइड ऐसे जो किसी स्पेसिफिक जगह से प्रोड्यूस होते हैं लोकलाइज जगह के ऊपर, और किसी लोकलाइज जगह के ऊपर ही जाके काम करती है, जिसके अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन पड़ते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और ऑटोकॉइड्स, इनके जो हम कह सकते हैं, तो इनके रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर आते हैं। जबकि एंजाइम्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो किसी एंजाइम पर बाइंड करती है, यानी उन ड्रग्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। एग्जांपल क्या है? आपको पता होगा जो मिथोट्रिक्सेट होती है उसने डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करना है। तो मिथोट्रिक्सेट, पहले हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के, हार्मोन्स के और ऑटोकाइड के। जबकि मिथोट्रिक्सेट होती है, इसने बाइंड करना होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करना है। तो एंजाइम इनके लिए रिसेप्टर का काम करती है। और आपको ये भी पता होगा कि जो स्टैटिन ड्रग्स होती है उन्होंने काम करना होता है किसके ऊपर? एचएमजी कोए रिडक्टेज के ऊपर। स्टैटिन ने काम करना है एचएमजी कोए रिडक्टेज के ऊपर। ठीक हो गया। और बहुत सारी ड्रग्स होती है किसी प्रोटीन या लिपिड काइनेसिस को एक्टिवेट करती है या फिर इन पर जाके बाइंड करती है। अब रिसेप्टर या तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल क्या है? कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिन्होंने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करना है। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, क्योंकि इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकना, 2 पोटेशियम के अंदर लेना। तो आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा, अयोबिन। ठीक है, ये वाली ड्रग होती है। ठीक है, ये वाली ड्रग, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करती है। डिजिटैलिस हो गया, वो भी इसको इनहिबिट करती है, तो हम डिजिटैलिस लिख देते हैं। तो डिजिटैलिस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करती है। इसी तरह जो नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर पंप होता है, हमने कहा था कि जो नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है वो नोरेपिनेफ्रिन की रीअपटेक कर लेता है जब नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखना, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, तो इसको इनहिबिट करने वाली कोकीन और टीसी है, और ये भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है
एक रिसेप्टर प्रोटीन होती है, वो है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन, तो ट्यूबुलिन के ऊपर एक ड्रग काम करती है, उसका नाम है कोलचिसिन, और यही वही ड्रग है जो हमने पढ़ा था कि गाउट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कोलचिसिन इस पे जाके बाइंड करती है, जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर जो आप कह सकते हो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, इस प्रोटीन पे जाके बाइंड करने के बाद इसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेटरी साइड के ऊपर मूव नहीं कर सकते, इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट गाउट के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कोलचिसिन देते हैं, और जो कोलचिसिन है जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है वो असल में स्ट्रक्चरल प्रोटीन ही होती है। ठीक हो गया। अब ड्रग ने किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो आपको ड्रग रिसेप्टर फंक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? किसी ड्रग ने रिसेप्टर पर जाके बाइंड किया तो ये आपको ड्रग रिसेप्टर फंक्शन या ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, और ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल की फॉर्म में शो किया है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट 100% सैचुरेशन ही देखने को मिलती है, बल्कि आपको कुछ इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है ड्रग फ्री रिसेप्टर और कंबाइंड ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अब जो ड्रग रिसेप्टर दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है इन्होंने फंक्शन करना है, तो उसके 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? ठीक हो गया। या 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल फीचर्स क्या होते हैं? वो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ये लिखे हुए हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, पहला फीचर जो रिसेप्टर्स होते हैं वही क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डिटरमिन करते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी पोटेंसी की। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनकी कंसंट्रेशन अगर लो हो तो वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से कर सकती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि अगर 1 मिलीग्राम अगर ड्रग दी जाए वो वेजो कंस्ट्रक्शन कर रही है, और दूसरी तरफ 2 मिलीग्राम वाली ड्रग सेम वेजो कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो एक ड्रग ऐसी है जो लो कंसंट्रेशन के ऊपर अपना फंक्शन कर रही है, और दूसरी ऐसी है जो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर। माना कि दोनों ड्रग एक ही जाके रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर रही है और रिसेप्टर की सेम जैसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन आपको एक एफिनिटी देखने को मिल रही है। ठीक हो गया। यानी एक ड्रग ऐसी है जिसकी लो डोज या लो कंसंट्रेशन गिवन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, और एक ड्रग ऐसी है जिसकी हाई डोज एक गिवन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कॉज कर रही है। दूसरी बात, रिसेप्टर काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं ड्रग्स के लिए। मिसाल के तौर पर जो हर ड्रग के एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर साइज होता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर शेप होती है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं तो फिर ड्रग के रिसेप्टर के साथ एफिनिटी भी चेंज हो जाती है। मतलब हर ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिविटी किस वजह से होती है? मॉलिक्यूलर साइज की वजह से, शेप की वजह से, इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से। और अगर हम किसी भी पैरामीटर को चेंज करते हैं तो वो ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड में भी ना करे या किसी और रिसेप्टर के साथ उसकी एफिनिटी बढ़ जाए। तीसरा, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स फार्माकोलॉजिकल एगोनिस्ट या फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी को मीडिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने किसी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को एक्टिवेट कराना है। ठीक हो गया। तो उन ड्रग्स को बोलेंगे एगोनिस्ट, और जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना होगा तो रिसेप्टर ने भी उनके एगोनिस्ट वाले एक्शन को कन्वे करना है। ठीक हो गया। और जबकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है वो उन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट वाला एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वाली वीडियो के अंदर कवर करना है। ठीक हो गया। तो फिर आपको ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की 3 प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। पहला है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकंड इज सिलेक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक यूजेस। कि आपको थेरापेटिक या टॉक्सिक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है एगोनिस्ट के तौर पर और एंटागोनिस्ट के तौर पर। अब हम देख लेते हैं ड्रग्स ने जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है, तो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट और इनर्ट बाइंडिंग साइट ये होती क्या है? अब ड्रग्स ने जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है, ठीक है, और जिस रेगुलेटरी साइट के ऊपर बाइंड करना है, उस रेगुलेटरी साइट की एक्टिवेशन की वजह से या तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो या इनहिबिट हो, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी साइट्स भी देखने को मिलती है जो नॉन रेगुलेटरी होती है। मिसाल के तौर पर ड्रग ने किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड ना किया, बल्कि इसने किसी नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल या एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लिया, तो फिर ऐसी साइट को बोलते हैं हम इनर्ट बाइंडिंग साइट। क्योंकि जब ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ फंक्शन करती है तो मे भी आपको यहाँ पे किसी रिसेप्टर की एक्टिवेशन नहीं देखने को मिल रही। तो ऐसी नॉन रेगुलेटरी साइट के ऊपर बाइंड करने से, जिसकी वजह से हमें अगर कोई बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर फंक्शन में कोई चेंज नजर ना आए, तो उसको बोलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट। जिस तरह एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करना, तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लिया तो ये क्या कोई फंक्शन कॉज कर पाएगा? नहीं। तो कोई हमें बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोई फंक्शन में तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी, तो इसको बोलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट। अब जो इनर्ट बाइंडिंग साइट की क्या सिग्निफिकेंस है? अब इनर्ट बाइंडिंग साइट की ये सिग्निफिकेंस है कि इनर्ट बाइंडिंग साइट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को। मिसाल के तौर पर ऐसी ड्रग्स जिसने एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लिया तो वो ड्रग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि वो प्लाज्मा से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि एल्ब्यूमिन काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो कैपिलरी के पोर को क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि जो इनर्ट बाइंडिंग साइट है वो डिटरमिन करती है फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन को। मिसाल के तौर पर जो ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड की भी होगी तो वो तो कंबाइंड फॉर्म में होगी, और जो कंबाइंड फॉर्म में ड्रग होगी
वो अपना एक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब वो नॉन फार्माकोलॉजिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी ड्रग जो फ्री होगी वो फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये ड्रग अपना एक्शन कर सकती है। तो इनर्ट बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट में क्या डिफरेंस होगा कि जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है ये इसके साथ इंटरेक्शन की वजह से आपको बायोलॉजिकल सिस्टम के फंक्शन में तब्दीली देखने को मिलेगी, लेकिन इनर्ट बाइंडिंग साइट के अंदर आपको कोई तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को कंट्रोल करती है। जिस तरह हमने कहा था कि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को और अमाउंट ऑफ फ्री ड्रग को डिटरमिन करती है। तो अब तक हमने रिसेप्टर्स को पढ़ लिया। अब रिसेप्टर्स में फंक्शन करना था, तो रिसेप्टर्स जिस मॉलिक्यूल के जरिए फंक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ड्रग ने रिसेप्टर पर जाके बाइंड किया, तो रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद उस ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की वजह से किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन होगी, यानी इफेक्टर मॉलिक्यूल ने जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा उसका मैसेज लेकर अपना कोई एक्शन परफॉर्म कराना होगा, तो उसको बोलते हैं इफेक्टर। ठीक हो गया। तो इफेक्टर क्या है? इफेक्टर जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होती है उसको ट्रांसलेट करते होते हैं सेलुलर एक्टिविटी के अंदर, यानी ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं, सिग्नल को लेते हैं रिसेप्टर से, लेने के बाद किसी सेल के कंपोनेंट्स को देना। इसकी एग्जांपल यही है सेकंड मैसेंजर। जिस तरह आपने सुना होगा कि जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तब हमें साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन देखने को मिलती है, या IP3 या डैग सिस्टम। तो जो IP3 डैग सिस्टम या साइक्लिक एएमपी ये असल में इफेक्टर या सेकंड मैसेंजर है, जो असल में जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के मैसेज को लेके सेलुलर फंक्शन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात रिसेप्टर ही इफेक्टर के तौर पर काम आता है। मिसाल के तौर पर ऐसे ड्रग्स जिन्होंने यहाँ पे जाके बाइंड करना है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पर, तो जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो यही ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इफेक्टर वाला काम करेगा। दूसरी एग्जांपल है टायरोसिन काइनेस एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो यहाँ पे भी आपको ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये इफेक्टर वाला काम करेगा, यानी ये अपना फंक्शन करेगा। ठीक हो गया। जब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हुआ, अगर आयन चैनल्स आयन चैनल्स की बात करते हैं तो फिर आयन चैनल्स के अंदर जो इफेक्टर्स होते हैं यही आयन चैनल्स होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जो आपको इफेक्टर देखने को मिलते हैं वो सेकंड मैसेंजर होते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, IP3, डैग, तो ये आपको सेकंड मैसेंजर ही आपको देखने को मिलती है। क्या ये आपको इफेक्टर देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हम सिग्नलिंग मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। हमने अब तक रिसेप्टर का पढ़ लिया, तो रिसेप्टर का पढ़ा अब तक हमने, तो रिसेप्टर के साथ हम सिग्नलिंग मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं, तो सिग्नलिंग मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होते हैं, इंट्रासेलुलर या मेम्ब्रेन स्पैनिंग या मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मैकेनिज्म। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मैकेनिज्म के अंदर ये होगा कि जो ड्रग होती है वो लिपोफिलिक होती है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। जब वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो फिर होगा क्या, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही इफेक्टर वाला काम करेगा। क्या काम करेगा? इफेक्टर वाला काम करेगा। यानी लिगेंड ने इसके साथ बाइंड किया, लिपोफिलिक लिगेंड था, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। इसी ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने न्यूक्लियस के पास गया, न्यूक्लियस के अंदर इसने स्पेसिफिक जीन्स की एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया। ठीक हो गया। यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला काम करती है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, या आप इसको इफेक्टर भी बोल सकते हैं। जो कि मेनली जो इंट्रासेलुलर या जो आपको ये नज़र आ रहा था ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसने न्यूक्लियस में जाना था, लेकिन ये न्यूक्लियस के अलावा किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम्स, RNA या राइबोसोम इस पे भी जाके बाइंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जो ट्यूबुलिन होती है, ट्यूबुलिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये इस प्रोटीन के साथ बाइंड करती है कोलचिसिन और इसकी एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देती है। ठीक हो गया। और इसी के साथ एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो वो ट्राइमेथोपेरिम बाइंड करती है, ट्राइमेथोपेरिम, और एरिथ्रोमाइसिन बाइंड करती है 50S राइबोसोमल सब यूनिट। तो जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की आपने एग्जांपल नोट करनी है वो मैं आपको लिपन कोड से बता रहा हूँ। ठीक हो गया। मेनली मैंने आपको कहा था कि जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वो जाके बाइंड करता है DNA के साथ और वो आगे इसकी स्पेसिफिक जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरे टारगेट आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम्स, RNA, राइबोसोम भी देखने को मिलती है। जिस तरह स्ट्रक्चरल प्रोटीन में ट्यूबुलिन, और ट्यूबुलिन को इनहिबिट करने वाली या टारगेट करने वाली जो प्रोटीन होती है एंटी न्यूप्लास्टिक, आप इसको पैक्लीटैक्सेल भी बोल सकते हो, वहाँ पर हमने कोलचिसिन पढ़ा था। एंजाइम को टारगेट करने वाली ट्राइमेथोप्रिम, और जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट होता है, ठीक हो गया, उसको टारगेट करने वाली एरिथ्रोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक होती है। ठीक हो गया। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को हमने डिस्क्राइब कर दिया। जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स ये आपको देखने को मिल सकते हैं स्टेरॉइड्स, विटामिन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर दूसरे लिगेंड होते हैं। ठीक है। ये एजेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो तो रिसेप्टर का कोई पार्ट भी हो सकता है या फिर कोई दूसरे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिनको ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने एक्टिवेट किया।
ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी है मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर इफेक्टर एंजाइम, कि मेम्ब्रेन को स्पैन किया हुआ है, मेम्ब्रेन को पूरी तरह क्रॉस किया हुआ है रिसेप्टर ने, ठीक हो गया, और रिसेप्टर के साथ ही कोई ना कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, जिस तरह टायरोसिन काइनेस के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर के अंदर ही एंडोजीनस एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल है इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और दूसरे एजेंट्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे जाके बाइंड करते हैं, इसकी वजह से टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी रिसेप्टर के अंदर ही एक्टिवेट होती है। रिसेप्टर डाइमराइज होता है, डाइमराइजेशन देखने को मिलती है, जब वो डाइमराइज होता है तो उसकी एक्टिवेशन होती है, और जब इसकी एक्टिवेशन होती है तब अपना फंक्शन कर सकता है। तीसरी कैटेगरी हमें ऐसी देखने को मिलती है कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जिनके आपको साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर आपको टायरोसिन काइनेस एंजाइम देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी रिसेप्टर के अंदर खुद थी। तो यहाँ पर यह होगा कि जो साइटोकाइन्स होते हैं वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर, तो इंट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर टायरोसिन काइनेस एंजाइम, जिसको आप जेनस काइनेस या जैक की एक्टिवेशन, और जैक जब एक्टिवेट होता है तो फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, जिसको बोलते हैं स्टैट। इसके बाद जो चौथी क्लास है वो है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स की, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है तो फिर रिसेप्टर्स किसी आयन चैनल को ओपन कर सकते हैं, यानी गेट का काम करते हैं, किसी आयन चैनल को ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये किसी सोडियम चैनल को या पोटेशियम चैनल की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, तो उनको बोलते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल। इसके एग्जांपल ये है कि जिस तरह एसिटाइल कोलिन है वो निकोटिनिक सोडियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करती है। इसी तरह जो सेरोटोनिन होती है वो 5H3 रिसेप्टर के ऊपर जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स इनको कंट्रोल करती है। इसकी तरह बेंजोडायज़ेपिन, बार्बिट्यूरेट और दूसरी सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होती है, वो गाबार्जिक एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को कंट्रोल करती है। जो सिम्पैथोमिमेटिक होती है वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपनिंग को कंट्रोल करती है, ठीक हो गया। तो ऐसी ड्रग्स जो किसी लिगैंड गेटेड आयन चैनल को कंट्रोल करती है तो फिर सिग्नलिंग को बोलते हैं लिगैंड गेटेड सिग्नलिंग मैकेनिज्म, ठीक हो गया। उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। अब इसके बाद लास्ट जो वैरायटी के जो रिसेप्टर्स है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको जी प्रोटीन नजर आती है, जी प्रोटीन के 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन देखने को मिलते हैं। जब इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर रिसेप्टर पर ड्रग बाइंड करती है तो फिर इसकी एक्टिवेशन होती है, और इसके इंट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर कोई ना कोई सेकंड मैसेंजर लगा होता है, जिस तरह साइक्लिक एएमपी, और हम कह सकते हैं IP3 डैग सिस्टम। अगर GS होगा तो GS साइक्लिक एएमपी वाले सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, अगर GQ होगा तो IP3 डैग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो ये वाले साइक्लिक एएमपी और IP3 डैग सिस्टम ये सेकंड मैसेंजर वाला काम करते हैं, और यही असल में इफेक्टर होते हैं। तो ये तो हो गया सिग्नलिंग मैकेनिज्म। अभी जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है लिपनकॉर्ड के अंदर उन्होंने 4 सिग्नलिंग मैकेनिज्म बताया हुआ है। ट्रांसमेम्ब्रेन लिगैंड गेटेड आयन चैनल एसिटाइलकोलिन वाला, ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ये वाला भी हमने बात कर ली। इसके बाद एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को यहाँ पे इन्होंने 2 में डिवाइड किया हुआ है कि ऐसे रिसेप्टर जिनकी रिसेप्टर के अंदर ही इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी होती है तो उनको बोलेंगे टायरोसिन काइनेस, और जिनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर कोई एंजाइम लगा हुआ हो जैसे जैक स्टैट वगैरह तो उसको बोलते हैं जैक स्टैट मैकेनिज्म। और कुछ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जिस तरह आपने स्टेरॉइड का पढ़ा हुआ था, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया सिग्नलिंग मैकेनिज्म। अब सिग्नलिंग मैकेनिज्म हो गया तो रिसेप्टर की रेगुलेशन को भी देख लेते हैं। अब ये होता है कि अगर किसी ड्रग के ऊपर किसी रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो फिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यानी अगर कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ बार बार रिएक्ट करे, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर हो जाए या फ्रीक्वेंट एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर हो जाए, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब रिसेप्टर किसी ड्रग को सेंसिटाइज करना छोड़ देता है। इस रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन को बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। यानी कोई अगर ड्रग बार बार रिसेप्टर के साथ बाइंड करिए, बार बार रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो रही है, तो फिर एक स्टेज आती है कि रिसेप्टर मजीद कहता है कि मैं मजीद काम नहीं कर सकता। अब इसके 3 मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या फिर 3 मैकेनिज्म है जो टैकीफाइलेक्सिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला कि जब किसी भी रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तो किसी और जो प्रोटीन होती है वो जी प्रोटीन की एक्सेस को ब्लॉक कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आकर देखिए तो सपोज ये बीटा एड्रीनो रिसेप्टर या बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, जब इसकी बार बार स्टिमुलेशन होती है, ठीक हो गया, तो एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है बीटा एरेस्टिन, वो क्या करती है, वो GS को पकड़ लेती है और GS को वापस इसकी तरफ नहीं आने देती। जब GS इसकी तरफ नहीं आ पाएगी तो फिर GS अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इस तरह आपको डिसेंसिटाइजेशन देखने को मिलती है। दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि किसी ड्रग ने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, तो जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इसी को पूरे सेल ने क्या कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, इसको सेल ने इनगल्फ कर लिया, ठीक हो गया, और इसको या तो डिग्रेड कर लिया या वापस इसको इंसर्ट करा लिया। तो अगर इसको डिग्रेड कर दिया तो फिर रिसेप्टर की तादाद कम होगी, जब रिसेप्टर की तादाद कम होगी तो रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। तीसरा मैकेनिज्म यह होता है कि अगर रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की बार बार एक्टिवेशन होती है
तो फिर जो एसेंशियल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होती है, जो एसेंशियल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी डिप्लेशन होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है, अगर ये बार-बार रिएक्शन करना शुरू कर दे, तो इसका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है थायोल वाला, एंडोजीनस थायोल, इसकी डिप्लेशन होना शुरू हो जाती है। जब इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल्स की जो इफेक्टर का काम करते हैं, इनकी डिप्लेशन हो जाए, इनकी कमी हो जाए, तो रिसेप्टर मज़ीद अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन या टैकीफाइलैक्सिस। तो टैकीफाइलैक्सिस के 3 मैकेनिज्म, पहला डिप्लेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर इफेक्टर, दूसरा इंटरनलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ agonist bound receptor, and third one is blocking the access of G protein to activated receptor। तो ये 3 मैकेनिज्म होते हैं जो टैकीफाइलैक्सिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी तरह अगर बार-बार रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो, तो रिसेप्टर की लॉन्ग टर्म रिडक्शन देखने को मिलती है, मतलब रिसेप्टर का नंबर ही कम होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। और अगर कोई ड्रग या कोई एगोनिस्ट किसी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करता, तो फिर रिसेप्टर का नंबर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं अप रेगुलेशन। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मॉडिफिकेशन है, जबकि शॉर्ट टर्म मॉडिफिकेशन वो है टैकीफाइलैक्सिस। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। इस वीडियो के अंदर हमने किन-किन पैरामीटर्स को कवर किया। हमने रिसेप्टर पढ़े, हमने इफेक्टर पढ़े, हमने सिग्नलिंग मैकेनिज्म पढ़ लिया, हमने रिसेप्टर की रेगुलेशन को पढ़ लिया। अब रह गया है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व्स। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।